हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। फ्रेंड्स, 2019 का हम आज साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको प्रॉपर्ली नोट करेंगे और इसके बाद फिर इसी के बेस पे अपनी आगे की तैयारी करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द फॉल्टी फंक्शन ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल। दिस ग्लैंड इज। इसके चार ऑप्शन है: थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल एंड पैनक्रियाज। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथि का दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को बहुत छोटा या बहुत लंबा बना सकता है। यह ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा गाइज, इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी व्यक्ति की हाइट के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन यूटेरस until the end of 7th week following conception remains in the form of। ऑप्शन है एग, fetus, एम्ब्रॉयो, जायगोट। लिख रहे हैं हिंदी में। गर्भाशय के विकास में के प्रारंभिक चरण में गर्भाधान के 7 सप्ताह तक एक अजन्मे बच्चे की अवस्था को कहते हैं अंडाणु, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण या फिर युग्मनज। तो देखिए, इसमें जो अंडाणु ऑप्शन दिया है यानी एग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्भाशय में विकास के प्रारंभिक चरण में गर्भाधान के 7 सप्ताह तक जो अजन्मा बच्चा होता है वो अंडाणु के रूप में यानी एग के फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स इज। तो देखिए, प्लांट सेल्स में ही केवल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इसमें देखिए, जो चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो सेल वॉल है यही केवल आपके प्लांट्स में रहता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में ही ये सेल वॉल पाए जाते हैं, बाकी एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग वॉर्म इन ह्यूमन कॉज्ड बाय। मानव में रिंग वॉर्म के कारण होते हैं। ठीक है, तो रिंग वॉर्म एक्चुअली ये दाद को बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन दिया यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, नेमटोड्स एंड वायरसेस। तो देखिए, यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका जो सही आंसर है वो कवक यानी कि फंजाई ही होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ tadpole develops into an adult frog by the processes of। A tadpole develops into an adult frog by the process of फर्टिलाइजेशन, एम्बेडिंग, मेटामॉर्फोसिस, बडिंग। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें चार दिया है: निषेचन, रोपण, कायांतरण और मुकुलन। तो इसका जो सही आंसर है गाइस, मेढकों में जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो होती है मेटामॉर्फोसिस, सॉरी विकास की प्रक्रिया वो होती है मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है करक्यूमा लॉन्गा इज अ सोर्स ऑफ। ठीक है, तो करक्यूमा लॉन्गा किसका स्रोत है? इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं: जिंजर यानी कि अदरक, क्लोव यानी कि लौंग, रेड पेपर यानी लाल मिर्च और टर्मेरिक यानी कि हल्दी। तो इसमें जो करक्यूमा लॉन्गा है वो आपका हल्दी का स्रोत होता है। ठीक है, यानी टर्मेरिक का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो जो सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में, वो कौन सी है? चार ऑप्शन है: स्पर्म स्पर्म सेल यानी शुक्राणु, ओवम यानी अंडाणु, पेशी कोशिका यानी मसल सेल और नॉब सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो इसमें देखिए, जो नॉब सेल्स होती हैं, नॉब सेल्स मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉब सेल्स यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। यानी कि पानी जो है वो गर्म किस विधि से होता है? ऑप्शन इसमें रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड नन ऑफ दिस। देखिए, रेडिएशन से पानी गर्म नहीं होता है। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, कन्वेक्शन, संवहन, इसी से पानी गर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कांटेक्ट में आकर के उसको गर्म करता है और उसके बाद वो तीसरे पार्टिकल को, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा ऑप्शन कंडक्शन है, जो कि वाटर हीटिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, पानी गर्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन यानी कि कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो देखिए इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, मतलब जो बल लगता है, ठीक है, फोर्स, वो इकाई क्षेत्रफल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, वो क्या कहलाता है, दाब। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 persons P, Q and R pull an object with equal forces as shown in figure. Identify the direction of motion of the object. देखिए 3 फोर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एक फोर्स जो है आपका लेफ्ट में है, दूसरा राइट में है, और तीसरा अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को किधर की ओर मूव कराएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। कहने का मतलब ये जो फिगर दिया गया था इसमें 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर, समान बल से एक वस्तु को अपनी ओर से खींचते हैं, तो वस्तु की गति किस दिशा में होगी। मतलब ऑप्शन 4 दिए हैं, 36 दिशा में बाईं तरफ, या 36 दिशा में दाहिनी तरफ, या ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर, या तो फिर वस्तु स्थिर रहेगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे जो है इधर का भी फोर्स सेम है और इधर का भी फोर्स सेम है, और उतना ही फोर्स इधर भी है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मोशन किधर होगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मोशन होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्पीड। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जो भी हैं ये आपको हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा दिया है, कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं भी। ठीक है, आप हमारे साइंस की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं हर्ट्ज इकाई है, किसकी इकाई है। देखिए ऑप्शन 4 है आपके पास, आवृत्ति की, आयाम की, समय अंतराल की, या फिर चाल की। देखिए आप भी जानते हैं हर्ट्ज जो होती है किसकी इकाई होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की। आवृत्ति की एक इकाई और होती है, वो होती है पर सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड, ये भी जो होती है गाइज आवृत्ति की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेज पे फोर्स लगते हैं, बल लगते हैं, मतलब दो अलग अलग परमाणुओं के बीच, पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है, यहाँ देखिए। पहला ऑप्शन है कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, दूसरा है एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल, तीसरा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय बल। तो इसमें जो दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच बल लगता है गाइस, उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। और अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल हैं, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किस तरह का डिवाइस है, क्या मेजर करता है। ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है, टू टेस्ट हार्ट बीट, टू टेस्ट ब्लड प्रेशर, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड टू टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। विद्युतदर्शी एक यंत्र है जो नापता है। पहला ऑप्शन है दिल की धड़कन, दूसरा है रक्तदाब, तीसरा है विद्युत आवेश, चौथा है इलेक्ट्रॉन की जांच। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टेट का जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि कहाँ पे विद्युत चार्ज है और कहाँ पे नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं गाइस।
द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन सी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे जो होता है ऑप्शन इसका जो होगा वो पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा को कहते हैं। तो बर्फ को जल में जब प्रयोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे बोलते हैं हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, निम्न में से कौन सा कंपाउंड यानी यौगिक नहीं है। ऑप्शन आपके पास चार है, कॉस्टिक सोडा, एलम यानी फिटकरी, सिलिका या फिर ग्रेफाइट। देखिए कॉस्टिक सोडा आपका यौगिक है, एलम यानी फिटकरी भी यौगिक है, सिलिका भी यौगिक होता है, ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन 4 है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 यानी ग्रेफाइट जो है ये तत्व होता है, ये यौगिक की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ओर ऑफ आयरन इज, तो ओर यानी कि अयस्क, आयरन का यानी लोहे का अयस्क क्या होता है। देखिए ऑक्साइड है, डोलोमाइट है, ठीक है, कैलामाइन है, तो इसमें मैग्नेटाइट भी दिया हुआ है, चार ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। इसी तरीके से आपको जो भी ओर्स होते हैं एलिमेंट्स के उसकी वीडियो में बनाऊंगा अलग से। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं इसका जो आंसर होगा आपका आयरन यानी कि लोहे का जो लोहे का जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है, वो आपका मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका लोहे का अयस्क जो होता है आपका मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एसिड कंटेनिंग कार्बन एटम इज, ठीक है, तो ऐसा एसिड यानी ऐसा अम्ल जो कार्बन परमाणु को कंटेन करता है, यानी कार्बन परमाणु युक्त अम्ल कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और बोरिक एसिड। देखिए जो कार्बन कंटेन करने वाले यौगिक होंगे यानी एसिड होगा वो कार्बनिक एसिड होगा। तो देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो कार्बनिक एसिड है नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, आपका फिर नाइट्रिक एसिड की भी बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HNO3, तो इसमें भी कार्बन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बोरिक एसिड में भी कार्बन नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड में कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड में होता है HCOOH। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे देखिए कार्बन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Fe2O3 plus 2Al इक्वल टू Al2O3 plus 2Fe, द एबव रिएक्शन इज। तो ये जो दिया गया रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन 4 है इसमें आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये किस तरह का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको जब समझेंगे आप तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए Fe2O3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2Al है, तो एल्यूमिनियम और Fe ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, अपने प्लेस से। और एक्चुअली सॉरी, एल्यूमिनियम सही है, एल्यूमिनियम एंड Fe एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, और Fe डिस्प्लेस होकर के क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, और एल्यूमिनियम कहाँ चला जा रहा है, Fe की जगह पे। ठीक है, इस तरीके से जो आयरन का और एल्यूमिनियम का इंटरचेंज है, इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में लिख रहे थे कि ऊपर दी गई अभिक्रिया है, ऑप्शन 4 था आपका संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि स्टेनलेस स्टील यानी कि एक तरीके का स्टील होता है जिसको हम लोग धब्बा रहित स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जल्दी जंग वगैरह नहीं लगता है। ठीक, इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्टेनलेस स्टील में यूज नहीं होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन यूज होता है, कार्बन यूज होता है,
जिंक यूज नहीं होता है और क्रोमियम भी यूज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंपोनेंट, यानी निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है। तो इसमें जिंक जो होगा यानी जस्ता, ये स्टेनलेस स्टील का एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusions that mass and energy are related. Electrons occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus, and the point of impact with the matter can be precisely determined. चार ऑप्शन है इसमें, देखिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग ने अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि, इसको हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी बोलते हैं। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित है, नहीं, ये तो आइंस्टाइन ने बताया था। दूसरा है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में गहरे अंदर तक दबे होते हैं, बात तो ये भी सही ही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है पदार्थ से प्रतिघात के बिंदु को ठीक ठीक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें से देखिए जो आपका नेक्स्ट मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो ये होगा कि इसमें जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है, ये बताया था आपके किसने, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल प्रयोग ने, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट ने यही बताया था हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आज हमने ये साइंस का 2019 CHS का पेपर सॉल्व किया, ठीक है, क्लास 9th का। इसी तरीके से हम और भी चैप्टर्स के और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियोस को लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।